बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता। मैम, ये समस्या डायग्नोज कैसी होती हैं? जब हमारे पास ऐसा कोई मरीज़ आता है जो कि इनफर्टिलिटी से शिकार होता है, तो हम उसके अंदर कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे कि हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में बताया कि हम कुछ हार्मोन्स की जांच कराते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो कई बार हमें अल्ट्रासाउंड पे ही ऐसी फाइंडिंग्स पता लग जाती हैं कि हमारे दिमाग में शक उत्पन्न होता है कि इनको टीबी हो सकती है। उसके अंदर हम साइकिल स्टडी करते हैं और उनका अल्ट्रासाउंड डे 2 पे और साइकिल के डे 14 और डे 21 पे करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मरीज़ की लाइनिंग सही से बन रही है कि नहीं बन रही है। पेट के अंदर कभी कभी पानी की शिकायत होती है, लाइनिंग सही से नहीं बनती, या फिर जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर पानी भरा होता है, जिसको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं। तो जब हमें लगता है कि कई बार अल्ट्रासाउंड से ही पकड़ा जाता है, जब हम साइकिल स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस मरीज़ को टीबी हो सकती है। उसके बाद हम उनकी खून की जांच कराते हैं। खून की जांच में बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनसे पता लग जाता है, जैसे कि IgM, IgG एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, जिससे कि टीबी के बारे में पता लग जाता है कि टीबी की जो बीमारी है वो पहले कभी हुई है या रिसेंटली उनको टीबी की शिकायत है। और बहुत सारे ऐसे और टेस्ट हैं, जैसे कि क्वांटिफेरोन टेस्ट हो गया, टीबी गोल्ड टेस्ट हो गया। और कई बार हम गर्भाशय की जो लाइनिंग है उसका टुकड़ा लेते हैं और उसको टीबी के कीटाणुओं के लिए कल्चर के लिए भेजते हैं, और कल्चर में कई बार पॉजिटिव आ जाते हैं कि टीबी की शिकायत है। इसके अलावा कई बार पेशेंट हमारे पास ट्यूब्स का टेस्ट करा के आता है और उसकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड पाई जाती हैं, और उन केसेस में फिर हम जैसे ट्यूब्स ब्लॉक्ड वाले पेशेंट्स आए तो उसके अंदर हम देखते हैं कि टीबी के कोई लक्षण हैं कि नहीं है, और हम उनका जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता लग जाता है कि टीबी की शिकायत इनके अंदर हो सकती है। इस समस्या के क्या क्या उपचार हो सकते हैं? टीबी की समस्या का उपचार बहुत ही आसान है। इसमें 6 से 9 महीने की आपको मरीज़ को दवाई लेनी पड़ती है, और 4 से 5 ड्रग शुरू के 2 या 3 महीने खाने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी फैली हुई है ये टीबी, और उसके बाद दवाई बहुत कम हो जाती है, जो कि 4 से 6 महीने तक लगातार खानी पड़ती है। लेकिन इसकी जो टीबी की दवाई है वो कॉन्टीन्यूसली खानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ब्रेक आ गया, 1 महीना खाई फिर छोड़ दी, 15 दिन छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे टीबी लाइलाज हो जाती है और उसका उपचार फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। और जब ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी सिम्टम आता है और डॉक्टर बोलता है कि आपको जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे पेशेंट इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होते, कि बोलते हैं कि हमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आए थे। तो उनको ये टीबी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सभी मरीज़ इस तरह के इलाज के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी मरीज़ जब डॉक्टर उनको बताता है कि जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस है उनको, तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई सिम्टम्स ही नहीं आए होते ट्यूबरक्लोसिस के। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पहले बोलते कि हमें फेफड़ों की टीबी रह चुकी है, या उनके परिवार में किसी को टीबी रह चुकी है, वो तो इस इलाज के लिए कई बार मान जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनके दूर दूर तक किसी रिश्तेदार में टीबी की शिकायत नहीं होती, और ना ही उनको कभी सिम्टम्स आए होते हैं, और वो काफ़ी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो वो इस बात के लिए मानते ही नहीं है कि उनको जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी रिश्तेदार में या पड़ोसी में ये टीबी की शिकायत हो या फेफड़ों की टीबी की शिकायत हो तो ही आपको जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि टीबी के कीटाणु हमारे वातावरण में विद्यमान है, और ये सांस के जरिए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, ना केवल गर्भाशय को, बाकी और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो और गर्भाशय की ट्यूबरक्लोसिस के साथ ये है कि इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं अर्ली पीरियड में। जब कई बार जब अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं होता इसके साथ, कोई वेट लॉस नहीं होता, या जैसे कि टीबी के सिम्टम्स होते हैं कि वज़न घट जाना और शाम के समय में बुखार आना या कमज़ोरी रहना, ऐसा कोई सिम्टम्स कई बार इसका नहीं आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं अधिकतर इस टाइप के सिम्टम्स। और जब शादी हो जाती है और बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है, और जब हम डायग्नोज करते हैं, टीबी के कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड में टेस्ट कराते हैं या फिर बायोप्सी में टेस्ट कराते हैं, तब पता लगता है कि गर्भाशय की टीबी है, तो मरीज़ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको गर्भाशय की टीबी है। लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट ये है इसमें कि अगर हम टीबी का इलाज ना कराएं, टीबी की ट्रीटमेंट ना लें गर्भाशय की टीबी का, उस केस में अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी या और भी कोई सबसे लेटेस्ट इलाज भी करते हैं तो उसका सक्सेस नहीं आता है, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो लाइनिंग को खा जाता है, जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको डैमेज कर देता है, और जो भ्रूण अगर हम इम्प्लांट करते हैं तो उसको बैठने नहीं देता। तो ये मरीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि टीबी का अगर कोई डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको टीबी की शिकायत है और इसकी जांच होती है, तो बेशक आपको सिम्टम्स ना आए, लेकिन आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं।
तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह क्या माने कि ये बहुत मतलब ज़्यादा महंगा है ये ट्रीटमेंट? नहीं नहीं, महंगे की वजह से नहीं। टीबी को लोग एक सोशल स्टिग्मा लेकर चलते हैं कि हमें टीबी कैसे हो गई। उसको सोचते हैं कि टीबी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। कई पेशेंट इस बात से डर जाते हैं कि ये बहुत फैल जाती है, हस्बैंड को फैल जाएगी या घर में फैल जाएगी, तो वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि उनको जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये एक बताना ज़रूरी है कि जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, और जो इसका इलाज है वो बहुत ही सस्ता है, और बहुत सारे डॉट सेंटर हैं और सरकारी अस्पतालों में ये दवा मुफ्त मिलती है। तो जो 6 से 9 महीने का इलाज है तो मरीज़ सरकारी डिस्पेंसरी या डॉट सेंटर से जाके मुफ्त भी पा सकता है। तो हर किसी की पहुंच में है। अगर गरीब मरीज़ है तो वो मुफ्त पा सकता है, अगर मरीज़ अफोर्ड कर सकता है तो बाज़ार से, मार्केट से खरीद सकता है। दवाएँ इतनी महंगी नहीं हैं। अगर मरीज़ की किसी मरीज़ ने 6 से 9 महीने तक इलाज करा, इसके बाद संतान प्राप्ति वो करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या? हाँ, एक बार जब 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट मरीज़ ले लेता है तो उसके बाद हम फिर से ब्लड टेस्ट कराते हैं कि टीबी उनकी क्योर हो चुकी है। उसके बाद अगर मरीज़ की फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होती हैं, अल्ट्रासाउंड में बाकी सारे फीचर्स नॉर्मल आते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग सही बनती है, तो IUI के ज़रिए, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के ज़रिए, या फिर कई बार हमने इतना देखा है कि जब मरीज़ 6 से 9 महीने का इलाज करा रहा होता है तो कई बार गर्भ अपने आप से भी ठहर जाता है। आखिरी के महीनों में जब इलाज खत्म होने वाला होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज हो जाती है, उनको गर्भ अपने आप भी ठहर जाता है, क्योंकि लाइनिंग वगैरह उनकी ठीक हो जाती है तो गर्भ ठहर जाता है। अगर गर्भ अपने आप नहीं ठहरता है और उनकी जो ट्यूब्स ओपन है तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के ज़रिए उनको गर्भ ठहराया जा सकता है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो IVF के ज़रिए उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला ये ज़रूरी है कि IVF का सक्सेस रेट जब भी आता है जब मरीज़ टीबी का इलाज करवा लेता है। तो टीबी की दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। कई मरीज़ बोलते हैं कि नहीं, आप हमारा ना IVF कर दीजिए और वो देखा जाएगा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। IVF का सक्सेस टीबी का इलाज कराए बिना नहीं आता है। जिनको डायग्नोस हो गई है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस है तो उनको टीबी की दवाई पहले ले लेनी चाहिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कराना चाहिए। इसके पीछे मतलब क्या कारण है? वो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? टीबी विरोधी दवाई जो लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? टीबी की दवाई के ऐसे कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये खाली पेट लेनी होती हैं इसमें जो मेडिसिन हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि गैस बनना हल्का सा, या फिर कभी कभी हल्का सा पी लिया की शिकायत हो जाती है, लेकिन सभी मरीज़ों में नहीं होती। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 6 से 9 महीने आराम से ये दवाई ली जा सकती है, और इसके साथ हम मल्टीविटामिन्स देते हैं। तो अगर मरीज़ इसके साथ मल्टीविटामिन्स लेता है तो कोई उसको ऐसी शिकायत नहीं होती। तो यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।